Anas, all right. अनस बेटा थोड़ी देर में बस क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? बस अभी 2-3 मिनट रह गए हैं। अ, असल में मैं तो तकरीबन 15 मिनट से लॉग इन करके बैठी हुई हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब 9 बजे का टाइम फिक्स है तो 9 बजे का टाइम फिक्स है। सो यू बीइंग पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग 9 बज के 1 मिनट और 9 बज के 2 मिनट के ऊपर लॉग इन करेंगे। एंड देन फिर वो ये सोचेंगे कि पता नहीं हमारे लॉग इन होने से पहले क्या क्या टीचर ने पढ़ा दिया है 2 मिनट के अंदर। सो फॉर देम आई एम वेटिंग ताकि सब ऑनलाइन आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एंड इट्स अप्रोप्रिएट इन अ वे कि नोबडी मिसेस आउट एनीथिंग। ठीक है जी। अच्छा, कल हमने जो कुछ भी पढ़ा था, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के जहन में है, सो आई वुड अप्रिशिएट आंसरिंग दैट फर्स्ट। थोड़ा सा मैंने आपके करिकुलम को निकाल करके आपके तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, जो कि मैं अभी यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। सारे तमाम तर स्टूडेंट्स आ जाएं। सो कल का एक टॉपिक पहले मैं कवर कराऊंगी, दैट वाज इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब ये हमारा पूरा तकरीबन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट वाज चैप्टर नंबर 3। उसके बाद तब तक तकरीबन सारे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, तो मैं अपनी आगे की पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर कर दूंगी और एक वॉइस नोट बना करके मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी दे दूंगी, ताकि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि हमारे दिसंबर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, असल में हो क्या रहा है, आई हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस ऑन लाइक पर्सनल व्हाट्सएप विंडोज रिलेटेड टू द एग्ज़ाम एंड रिलेटेड टू द कंटेंट। क्योंकि हुआ ये था, आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो मुझे जो फील हो रहा है, देखिए कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आप सफ़र कर रहे हो। कुछ बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम ऑनलाइन पेपर दिया है, ड्यू टू एनी रीज़न उनके पास कनेक्टिविटी इशू आ गया ड्यूरिंग द पेपर, या कोई भी उनके पास स्पेसिफिकेशन ऑफ द लैपटॉप वाज नॉट एडिकेट एज गिवन बाय आईसीएमएपी। कोई भी रीजन थी, बहरहाल उनके पेपर्स जो हैं वो रुक गए। ठीक है, तो ए सेक्शन जो कि हमारा ये ऑनलाइन चल रहा है इस वक्त, ये सेक्शन मेरे पास था, जिसके अंदर ज्यादातर मेरे पास स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हैं, दे आर टारगेटिंग फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने स्टूडेंट्स, बट जो मेरी फिजिकल क्लास में सेक्शन बी मुझे एलोकेट किया गया है, उसके अंदर भी 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो वही रिपीट उसके अंदर हैं, उनकी अटेम्प्ट बनी है ड्यू टू एनी रीजन, कि उन्होंने पेपर नहीं दिया, उन्होंने कोचिंग नहीं ली थी, कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी रीजंस थी बहरहाल, तो दे आर टारगेटिंग एक्चुअली टूवर्ड्स दिसंबर अटेम्प्ट। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि मैं किसी तरह से भी बच्चों को फैसिलिटेट कर दूं, और जब हमारा कोर्स ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है, तो वाई टू लिंगर इट। जो बच्चे अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, जहां हमें मैनेजमेंट की तरफ से 10th ऑफ जनवरी की रिक्वायरमेंट है कि 10th ऑफ जनवरी तक ये ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएं, तो अगर मैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या मिड ऑफ दिसंबर तक 10-15 दिन पहले में अगर मैं कर देती हूँ और उससे मेरे 80% स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए, सो आई वुड बी ग्लैड एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल का जो टॉपिक रह गया था उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू बी देयर ऑनलाइन। फिर हम जो है अपनी आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे, एंड शाम तक जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दूंगी कि जो बच्चे ऑनलाइन पेपर देना चाह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, उनका कोर्स आराम से कवर हो जाएगा विद दीज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है जी। कल की हमारा जो टॉपिक रह गया था, दैट वाज इक्वल अपॉर्चुनिटी, चैप्टर नंबर 3 का। अगेन इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 107 के ऊपर वी वर। ओके, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 107, और ये 107 एंड 108 आपके सामने आ रहा है। आई विल बी इंक्रीजिंग अ बिट ऑफ द साइज। ठीक है जी।
आपको मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी है व्हाट्सएप के ग्रुप पे, तो जिन लोगों के पास ये फिजिकल बुक अवेलेबल नहीं है वो पीडीएफ से भी अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करके इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हम पोजीशन के ऊपर, जॉब पोजीशन के ऊपर हम जब हायर कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि उस इंडिविजुअल का जिसको हम हायर कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है। इररिस्पेक्टिव ऑफ डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हम क्या कर रहे होते हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू तमाम जॉब एप्लीकेंट्स जो कि हमारी जो भी पोजीशन वैकेंट होती है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन का नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होता है। वो हर वक्त हर तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि हम जस्टिस एंड फेयरनेस को ऑब्जर्व करें एंड उसके ऊपर किसी भी तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज ना करें और किसी भी किस्म का तफरका करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, बायसनेस करना ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर स्पेसिफिकली हम ना करें। ठीक है, सबसे पहले हमें किसी भी पोजीशन के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटी के लिए हायर करना होता है, आपकी इस बुक में 3 बुलेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें जो भी सोर्स हायर करनी होती है, वी एक्चुअली try to recruit for the best fit. We actually try to recruit for the best fit. ठीक है, हम ये नहीं देखते कि वो बेस्ट फिट जो जॉब की पोजीशन को मैच कर रहा है वो एक मेल है या फीमेल है। irrespective of the gender, we try to recruit the best suitable match for the position. ठीक है, हमें बेस्ट यूज करना होता है उसकी स्किल्स और एबिलिटीज को। हम कभी भी अपने एम्प्लॉय को इस तफरके से नहीं देख रहे होते कि ये काम जो है वो खातून कर लेंगी और ये काम जो है वो मर्द हजरात अच्छा कर लेंगे। नो, वी ऑलवेज लुक फॉर द स्किल्स एंड एबिलिटीज इन दी एम्प्लॉयज। बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है, जॉब पोजीशन पे कुछ रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कौन सा इंडिविजुअल जो है वो बेस्ट सूटेबल तरीके से मीट कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। इसमें जेंडर का कोई लेना देना, अमल दखल नहीं होता है। हमें रीइंफोर्स करना होता है प्रोफेशनलिज्म। रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी भी तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो हमें अगेन फोर्सफुली ही करना पड़ जाए, उसके अगेंस्ट हमें रिवॉर्ड फिक्स करना पड़ जाए, उसके अगेंस्ट हमने कोई पेनल्टी लगानी पड़ जाए, कोई पनिशमेंट की पॉलिसी हम लगा दें, अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये चीज, दिस इज अ रूल। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम रीइंफोर्स कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बरकरार रखने के लिए हमने एक, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट कल्चर, तो कॉर्पोरेट कल्चर में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं होती है कि इस पोजीशन के ऊपर जो है वो कौन सा जेंडर जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वी गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये होता है। इसके अंदर बहुत सारे हमने पॉलिसीज बना दी हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, परसेंटेज ऑफ हायरिंग बना दी है, हर डिपार्टमेंट के अंदर मिक्स आपको रेशो नजर आ रहा होता है। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली वर्किंग। तो हम किसी भी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए हम किसी भी तरीके से कोई फर्का नहीं कर रहे होते, कोई फर्क नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या करियर के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये एक जेन्युइनली हम बिलीव करते हैं कि हर इंडिविजुअल के अंदर स्किल्स एंड एबिलिटीज हो सकती हैं, इसका उसके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर हम किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कर रहे हैं तो दैट इज वी आर प्रैक्टिसिंग एन अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, जिसके अगेंस्ट हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फेस करना पड़ सकता है और मार्केट के अंदर हमारा इमेज और कॉर्पोरेट कल्चर डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स जो हमें किसी भी पॉलिसी के अंदर हमें फॉलो करना पड़ता है, दीज आर द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, equal opportunity shall mean fairness for all the recognition, development and use of everyone's talent। बेसिकली जॉब की जगह पे कोई पर्सनलाइजेशन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, वी आर देयर टू वर्क, वी आर देयर टू यूज आवर टैलेंट्स।
टैलेंट्स का मतलब है हम अपनी स्किल्स, हम अपनी एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। तो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जिसके अंदर टैलेंट होता है, उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उसको डेवलपमेंट का पेवमेंट मिलना चाहिए, उसे एक स्पेस मिलनी चाहिए, सो दैट ही और शी कैन प्रूव हर और हिमसेल्फ in the best possible way that will be beneficial for the organization irrespective of the gender. दूसरा पॉइंट, दिस फेयरनेस विल रन थ्रू रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से ये चीज स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर सिलेक्शन होती है, इसके अंदर ट्रेनिंग आता है, इसके अंदर करियर डेवलपमेंट, आफ्टर बीइंग हायर्ड भी आपके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, रिलेशनशिप ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एक दूसरे से कैसे हैं, ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से और एंड होती है व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज हाउ वेल यू मैनेज योर रिलेशनशिप विद अदर एम्प्लॉइज। सो इसके अंदर हमें फेयरनेस रखनी चाहिए, जो भी पॉलिसी है उसको हमें फॉलो करना है, और पॉलिसी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है, दैट मीन्स हम किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, equal opportunity does not relate to the sex or marital status, but the fact that people can be particularly disadvantaged for those reasons is reflected in legislation। यानी लीगली बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हम कभी भी ये नहीं कहते कि वी ओनली नीड टू हायर सिंगल पीपल और वी नीड टू हायर मैरिड पीपल। इसमें इवन मैरिटल स्टेटस का आपका कोई लेना देना नहीं होता, इसमें आपका जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन यूजुअली ये हर्डल्स बन जाते हैं एट टाइम्स जो कि डिसएडवांटेज कॉज कर रहे होते हैं। लीगली ऐसी कोई चीज भी एक्सेप्टेबल बाय लॉ नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नो जॉब एप्लीकेंट और एम्प्लॉय शेल रिसीव अनफेवरेबल ट्रीटमेंट, किसी भी एम्प्लॉय के साथ हम बिला वजह उसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस, रेस, नेशनैलिटी, ethnic origin, religious belief and where applicable trade union membership, age और disability। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की पॉलिसीज बनाते हैं। बंदा किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, किसी भी शहर को, किसी भी कंट्री को बिलोंग कर रहा है, उसकी कोई भी नेशनैलिटी है, उसका कोई भी रिलीजन है, उसका कोई भी जेंडर है, उस वो मैरिड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, विडोड है, उसकी क्या रेस है, क्या कलर है, ब्लैक है, वाइट है, वो खुदा ना खास्ता डिसेबल है, वो किस एज ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा है, वो किसी स्पेसिफिक यूनियन, स्ट्रॉन्ग यूनियन का मेंबर है, तो हम इन चीजों के ऊपर किसी भी किस्म का स्पेशल ट्रीटमेंट या गैर जरूरी फेवर नहीं दे रहे होते हैं। वी स्ट्रिक्टली मॉनिटर पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज इक्वली। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स विल बी फ्रीक्वेंटली रिव्यूड। फ्रीक्वेंटली रिव्यूड का मतलब होता है हमने एक पॉलिसी बना दी है, पॉलिसी ता हयात वही पॉलिसी नहीं रहती है। There are requirement of some sort of changes and amendments in those policies and we need to make sure कि वो चीजों को हम updated रखें। ठीक है, पहले अगर देखा जाए, इवन इफ यू सी कि सऊदी अरब के अंदर अब बहुत सारी चीजें चेंजेस आ गई हैं, फीमेल्स को जो है वो ड्राइविंग की इजाजत दे दी गई है, फीमेल्स जॉब कर रही हैं, आपके कुछ सेगमेंट्स हैं ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहां पर दे आर प्रेफरिंग टू हायर फीमेल्स रादर देन मेल्स। सो ये देखें कि किस तरह से फ्रीक्वेंट सऊदी अरब ने जब ये देखा कि कल्चर के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, सो दे कुड आल्सो नॉट रिमेन the same, they also opted and adopted changes। ठीक है, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। हम बेसिकली ट्रेनिंग से क्या कर रहे होते हैं, जो भी गैप्स आ जाते हैं, जो भी चीज गलत हो रही होती है, हम अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं, हम जिम्मेदारियों को हाईलाइट कर देते हैं कि वी आर सपोज टू डू इट दिस वे। हम गैप्स को रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दिस इज हियर। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई भी स्टूडेंट है उसको कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज आस्क मी नाउ, क्योंकि दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 और अभी मैं आपसे थोड़ा सा अपना प्लान डिस्कस करूंगी एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये आपका समरी ऑफ द चैप्टर है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है वो देखें 3 लेवल के ऊपर मैनेजमेंट के कंट्रोल इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक मींस टॉप मैनेजमेंट, टैक्टिकल मींस मिड मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मींस नॉन मैनेजरियल स्टाफ। ठीक है,
इसके बाद आप देखें कि एक एचआर का खाना है, उस एचआर के अंदर जो एचआर की प्रोसेसिंग होती है, उस डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग मेंशन्ड है। किसी एम्प्लॉय का अप्रेजल कैसे करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या जॉब ड्यूटीज करवानी है, क्या जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड है उस पोजीशन के ऊपर, हमें उसे क्या देना है और उसे हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। उसके अंदर सेल्फ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स भी मेंशन्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द जॉब टाइप। इफ यू हैव मोर एक्सपोजर टू दी हेल्थ एंड सेफ्टी थिंग्स, सो वहां पर यकीनी तौर के ऊपर सारे जो आपके राइट्स होते हैं वो मेंशन होते हैं, और हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एज एन एम्प्लॉयर वो भी हम मेंशन करते हैं, ताकि कल करा को जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज दैट्स द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेंटोरिंग। मेंटोरिंग का मतलब होता है व्हेन यू हेल्प समवन इन द डेवलपमेंट डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी एज वेल एज करियर। ठीक है। फिर यहाँ पे कौन होता है मेंटोर, कौन करता है मेंटोरिंग, और मेंटोरिंग का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के ऊपर। मेंटोरिंग वर्क्स रियली वंडरफुल। There are mentors among us. Leaders are most of the time mentors because they teach skills which actually help individuals in the long term process of their career development. ठीक है। कोचिंग शॉर्ट टर्म स्किल्स होती है। कोचिंग एंड मेंटोरिंग के अंदर सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का फर्क होता है, वरना कोचिंग एंड मेंटोरिंग दोनों के अंदर कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कोई स्किल्स एबिलिटी सिखा रहा होता है। ठीक है। डिसमिसल एंड रिडंडेंसी का मतलब होता है देयर आर पीपल हु आर हैविंग द ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। गैर जरूरी वर्कर्स को नौकरी पर से हटा दिया जाता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गैर जरूरी का मतलब है एक्स्ट्रा पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी बिकॉज ज्यादा वर्कर्स हो गए हैं और काम जो है वो रिपीट हो रहा है, आधे वर्कर्स खाली बैठे हुए, आइडल बैठे हुए, सो दैट इज एक्चुअली अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस। डिसिप्लिन का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। देयर आर रूल्स एंड पॉलिसीज सेट बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हर एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। डिसिप्लिनरी एक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता है, टॉलरेट नहीं किया जाता है, और डिसिप्लिनरी इश्यूज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस डिसमिसल तक कर देते हैं। आपने कल पढ़ा था, पहले ओरल वार्निंग इनफॉर्मल दी जाती है, फिर ओरल रिटन, फिर रिटन आपको पहली वार्निंग दी जाती है, उसके बाद आपको फाइनल एक्शन लिया जाता है अगर फिर भी आपके कंडक्ट के अंदर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का एक वर्ड होता है जो डिसिप्लिन के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। ग्रीवेंस का मतलब होता है जब एम्प्लॉय को ऐसा एहसास हो जाए, ऐसी फीलिंग आ जाए कि उसके साथ एम्प्लॉयर का रवैया अच्छा नहीं है, उसके साथ फेयरली ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। वो भी काम कर रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है, ही इज गिविंग हिज बेस्ट इनपुट, बट ही इज नॉट कंपनसेटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। तो यहां पर जो है यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयज के साथ थ्रू डिस्कशन, थ्रू सारे काम करके हम जो है वो बात कर रहे होते हैं, ताकि उनकी ये छोटे छोटे गलत फहमियाँ उनके परफॉर्मेंस के अंदर हर्डल्स ना बने। ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस वो अपना अच्छा काम करते रहें, तो जब वो उनको कोई भी ग्रीवेंस आता है तो ये कहा जाता है कि वो जाके सबसे पहले अपने लाइन मैनेजर से डिस्कस करे। मे बी कि कोई ये जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। ठीक है। तो उसको थ्रू डिस्कशन सॉल्व कर दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से। अगर एम्प्लॉयज फिर भी समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, सो वो अपने बॉस के बॉस को, जब उनका बॉस मना कर दे कि मैं तुम्हारी सिचुएशन में कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, तो दे कैन फर्दर एस्केलेट इट टू द टॉप मैनेजमेंट। इवन हमारे यूनियंस होते हैं, आपने कल जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स का भी पढ़ा। यस, दिस मैटर कैन बी टेकन टू द कोर्ट एज वेल, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी जा सकती हैं, बट दैट्स द वर्स्ट केस सिचुएशन। यूजली ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड के ऊपर इन सारे मसले मसाइल को हल करना प्रेफर करती है। ठीक है। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? बच्चों, इर्जा, नूर खान आ गए हैं। यस, देयर इज वन मोर पर्सन, उजैर आते हैं। उजैर, ठीक है।
कोई सवाल बच्चों? फवाद गायब है आज। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? ओके, ग्रेट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अभी मैं आपको इस बुक के इंडेक्स पे लेके नहीं जा रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर ये बुक मौजूद है, क्योंकि बेटा फिर पेज आगे पीछे करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? देखें, मैंने आपको आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर से स्टेफन पी रॉबिन्स के पूरे 18 चैप्टर करवा दिए, ठीक है? आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का एक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए वो बुक करना बेइंतहा जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए मैनेजर कौन होता है, लीडर कौन होता है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीजें आ रही है। देखिए, चीजें रिपीटेशन के अंदर आएंगी। अब मैंने आपको जब वो पूरी बुक कंप्लीट करवा दी है, कंटेंट वहां से कवर हो गया है, दैट मींस कि हमारा 70 to 80% कोर्स अकॉर्डिंग टू दी ICMA पी कोर्स आउटलाइन कवर हो चुका है। फिर मैंने ये वाली बुक उठाई है, जिसको कि हम कैपलान की EM की बुक है ये, ठीक है? पहले ये कोर्स बच्चों EM हुआ करता था, इंटरप्राइज मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैनेजमेंट का भी पार्ट था, और अभी जो प्रेजेंट EM का कोर्स है वो भी था। आप इस बुक के कोर्स कंटेंट के ऊपर आएंगे तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक आपका EM के कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें, सारी हेडिंग्स उसी सीक्वेंस के अंदर मिल जाएंगी। यानी चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 आपका EM का कोर्स चल रहा है, आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है, ठीक है? आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट इवन 1 से 8 तक आपका फंडामेंटल का कोर्स चल रहा है। 9th क्वालिटी मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है जी? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यहां पर सब प्लीज मुझे यस बोलें जो लोग सुन रहे हैं, ताकि उनको ये मेरी बात समझ में आए। तुम लोग यस बोलोगे तो मैं आगे एक्सप्लेनेशन में जाऊंगी, सच्ची बात जो है, क्योंकि अजीब कहानी चल रही होती है ग्रुप के ऊपर। तुम लोग जो हो, पता है क्या कर रहे होते हो? EM की कोर्स आउटलाइन शेयर करके तैयारी करने की बातें कर रहे होते हो, ठीक है? यस, सो यू नीड टू बी फर्स्ट वेरी क्लियर विथ व्हाट यू आर अप टू। एक्चुअली ये चीज तुम्हें समझ में, जो बच्चे दिसंबर में पेपर देना चाह रहे हैं, देखिए बेटा, हम यहाँ पर कंफ्यूजन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब अगर तुम देखो कि इस EM वाली बुक का मैनेजमेंट का पहला टॉपिक, वी हैव ऑलरेडी डन द होल एंटायर टॉपिक फ्रॉम स्टेफन पी रॉबिन्स, ठीक है? फिर आ जाओ तुम चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर, एक मिनट यार बेटा, मैं एक काम करती हूँ, यहां पर दिखा ही देती हूँ, क्योंकि सबके पास शायद इस बुक का एक्सेस ना हो। वी विल कम बैक इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज इसको मेरे साथ जरा सा होश आवास में रहते हुए आप सब फॉलो कर लो, ताकि ये मैं एक दफा बात कर रही हूँ, मैं बार बार इसको रिपीट टेलीकास्ट नहीं करूंगी, ठीक है? अब देखो, ये स्क्रीन के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 1 खोल दिया है। देखें, चैप्टर नंबर 1 आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ पावर, डेलीगेशन, मैनेजमेंट, HRM, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, पीटर ड्रकर की थ्योरी, लीडरशिप, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट लेक मोर्टन, और बहुत सारी लीडरशिप की थ्योरी आपने कर ली है। फिर क्या सारे लीडर्स मैनेजर होते हैं या मैनेजर्स लीडर हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आप चाहें इस चैप्टर को अपने तरफ तौर से इसमें से भी देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चैप्टर मैं करा चुकी थी, तो मैं इसको रिपीट नहीं किया मैंने, ठीक है? देन वी मूव्ड ऑन टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो कि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में था रादर देन कंपेयर टू स्टेफन पी रॉबिन्स। तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट भी आपको यहाँ से करवा दिया। मैंने आपको इस कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज नेगेटिव ये भी करवाया कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव हो, कभी कभी उससे ज्यादा हम बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं, ठीक है? मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट भी करवा दिया, कम्युनिकेशन भी करवा दिया, मीटिंग भी करवा दी, नेगोशिएशन भी करवा दिया, और मैनेजिंग द फाइनेंस फंक्शंस एंड फाइनेंस फंक्शन के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की डिटेल भी यहां से आपको मैंने पिछले हफ्ते करवा दी है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन वी मूव्ड ऑन टू चैप्टर नंबर 3, जो कि आज हमारा कल की और आज की क्लास के अंदर मैंने यहां से कंप्लीट कर दिया है। वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम दिस बुक। 4 के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर से काफी आपके MCQs बनते हैं। चैप्टर नंबर 4 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू MCQs इन दी एग्जाम्स, ठीक है? फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 भी हम यहां से करेंगे, कल्चर का चैप्टर है। फिर हम चैप्टर नंबर 6 भी यहां से करेंगे। चैप्टर नंबर 6
ग्लोबलाइजेशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी स्टेफन पी रॉबिन्स के अंदर कर चुके हैं। आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, चैप्टर 6 के अंदर से काफी सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन शायद कुछ एक आख हेडिंग होगी विच आई विल कवर। ठीक है, कोई इसके अंदर दोबारा रिवीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई टॉपिक दोबारा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव टाइम। और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 भी हम यहां से करेंगे, गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी स्ट्रेटजीज है, जो भी चीजें हैं वो हम यहां से करेंगे। चैप्टर नंबर 8 भी हम यहां से करेंगे, एंड चैप्टर नंबर 8 विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक। तो ये अगर आप देखें कि मुझे, अगर मेरे पास आराम से अभी 8 हफ्तों का टाइम है, और अगर हर 2-2 क्लासेस के अंदर मैं एक एक चैप्टर भी कवर कर दूंगी, तो 8 हफ्तों से पहले 6 हफ्तों में, 4 से 6 हफ्तों में हमारा ये सिलेबस इंशाल्लाह ताला 100% विद डबलिंग टॉपिक, यानी जो टॉपिक्स डबल हो रहे होंगे उनको भी मैं रिकैप कर दूंगी, और ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 4 हफ्तों की। आप ये देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर आपका एक पूरा चैप्टर विद डिटेल थिंग एवरी टॉपिक कवर हो चुका है। सो दैट मींस कि हो सकता है, बहुत पॉसिबल है कि मैं अगले 15 से 20 दिन के अंदर भी ये चीज कवर कर दूं, एंड दिस आई एम एक्चुअली ट्राइंग रियली हार्ड। किस लिए? इसमें उन बच्चों को मुझे कंपनसेट करना है जिनकी ये सेकंड अटेम्प्ट होगी। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? एंड आई होप कि अब मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस नहीं आएंगे सुबह शाम के, भाई मुझे अटेम्प्ट करनी है मिस, मुझे बता दो, कोई पुड़िया दे दो हकीम साहब की, वो हकीम साहब जो है वो बच्चा जो है वो पुड़िया खा के बैठ जाएगा पेपर के अंदर, पेपर निकल जाएगा। मेरे पास, भाई मिस सारा के पास ऐसी कोई पुड़िया नहीं है। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू, आई कैन जस्ट हेल्प यू विद द कॉन्टेंट, बाकी तैयारी आपने खुद भी करनी है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली हिसाब नहीं हो जाएगी। ठीक है जी, सो यू हैव टू इक्वली वर्क हार्ड। चैप्टर नंबर जो यहां से 1 2 3 हो चुके हैं, आप यहां से करना शुरू कर दे रिवीजन के अंदर। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम हियर। चलें जी, शुक्र है क्लियर हो गया है। ठीक है जी, अब हम आते हैं भाई आपके इस पेज के ऊपर, जहां पर ये एक डायग्राम बनी हुई है जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है, सेशन का डायग्राम का नाम दिया हुआ है सेशन कंटेंट डायग्राम। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एथिक्स। बेसिकली आप देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन 3 कंपोनेंट्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। वो 3 कंपोनेंट्स क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो सर्विस इंडस्ट्री है, सोसाइटी के एवज उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है? वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिंग अवेयरनेस, एनी सॉर्ट ऑफ लाइक कोविड की सिचुएशन में देख लें कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी अदर ब्रांड केम फॉरवर्ड एंड टुक इट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट इंडिविजुअल्स बाय प्रोमोटिंग ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स ने भी अपना चैनल जो है वो चेंज कर दिया ऑफ ऑपरेशन, और उन्होंने ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन बिजनेस इंट्रोड्यूस कर दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि कोई ना कोई बॉडी होगी जो कि रूल्स बना रही है कॉर्पोरेट कल्चर का, उन रूल्स को फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस चैप्टर को करेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर ये देखा जाएगा कि देयर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आर शेयर होल्डर्स। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी खोली। ठीक है, 4 दोस्तों ने जब स्टार्ट किया था तो कंपनी छोटी थी, मैनेजेबल चीजें थी, लेकिन जब कंपनी बड़ी हो गई, 2000 लोगों पे चली गई, तो वो 4 लोग तो शेयर होल्डर रहे, बट दे रिक्वायर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी हायर्ड। तो जब वो डायरेक्टर्स को उन्होंने हायर किया इन ऑर्डर टू मॉनिटर थिंग्स, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। शेयर होल्डर अपने प्रॉफिट की बात करेगा, डायरेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस की और कॉर्पोरेट कल्चर की, गवर्निंग बॉडीज की बात करेगा। क्लियर है? इसको हम एक पूरा चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उसके अंदर डिटेल के अंदर कवर करेंगे, अभी सिर्फ आप इसको समझ लें। एथिक्स का मतलब होता है हर काम को करने का देयर इज अ सही तरीका, देयर इज अ मिडिल ऑफ द रोड तरीका, एंड देयर इज अ रॉन्ग वे।
तो एथिक्स का मतलब होता है कि सही तरीके से करो या ज्यादा से ज्यादा मिडिल ऑफ द रोड फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाओ। गलत साइड के ऊपर जाने की अनएथिकल हो जाएंगे अगर आप गलत साइड पे चले गए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेशंस के उसके काम करने के तरीके हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दैट इज व्हाट वी कॉल एथिक्स एंड वी डिफाइन द वर्ड एथिक्स। अब हम जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे पहली जो डेफिनेशन है आप यहां पर देख लीजिए, सेकंड पैराग्राफ के अंदर। यहां पर यही जो अभी मैंने बात की थी, इत्तेफाक से देखें यही बात लिखी हुई है, यही बात लिखी हुई है इस पैराग्राफ के अंदर। मैं रीड कर रही हूं, जरा सा मेरे साथ रहिएगा। पहली लाइन मैं रीड कर रही हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सिस्टम बाय विच कंपनीज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। नाउ पहला मेरा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर? इस चीज को समझें। जिन स्टूडेंट्स ने हमें बोवीथिल वाली बुक के अंदर ज्वाइन नहीं किया था, मैं उनके लिए ये बात रिपीट करना चाह रही हूँ। शेयर होल्डर का मतलब होता है any individual who is having a percentage involvement in the profit and loss of the organization is known as shareholder. Stakeholder, any person who has an interest in the organization in terms of the profit and loss. For example, all stakeholders cannot be a shareholder, but all shareholder are definitely the stakeholder. मैं रिपीट कर रही हूं, all shareholders are the stakeholders, but all stakeholders are never the shareholders. फॉर एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉय हूं आईसीएमएपी का, आई एम द स्टेक होल्डर। आईसीएमएपी चलेगी, प्रॉफिट में होगी, बढ़ेगी, ग्रो करेगी, मेरा भी फायदा है, मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, मेरे भी सेक्शंस बढ़ेंगे, मेरा पर आवर रेट भी बढ़ेगा। दैट इज आई एम हैविंग एन इंटरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ आईसीएमएपी। आई एम द स्टेक होल्डर ऑफ आईसीएमएपी बीइंग द एम्प्लॉय, but I am not the profit sharing partner. I'm not the partner, I'm not the shareholder of ICMAP. So being an employee, being a supplier, being a retailer, being a any intermediary line ka part, being a vendor, I can be a stakeholder, but I'm not the shareholder. Shareholder is the profit margin sharing person जिसकी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। गवर्नेंस इज एन इशू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोल करना, गवर्न करना इशू रहता है। क्यों? क्यों? ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन के बाद आप आ जाओ यहां पर, इन लार्ज कोटेड कंपनीज द ओनर्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स आर ऑफन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पीपल रनिंग द कंपनी, दैट इज डायरेक्टर्स। यानी यहां पर शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स एक नहीं है। शेयर होल्डर्स, ओनर्स डिफरेंट हैं, डायरेक्टर्स जो चीज रन कर रहे हैं कंपनी को वो लोग डिफरेंट हैं। यहां पर जब दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, जब शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होता है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जब शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों डिफरेंट होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, अब in turn the directors are accountable to the shareholders for their action. अब अगर कोई भी डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर लेवल पे भी लोग अकाउंटेबल हैं टू द ओनर ऑफ द कंपनी, और दैट मेक्स इट अ प्रॉब्लम कि उस लेवल पर भी अकाउंटेबिलिटी देने की जरूरत पड़ रही है, और उन्हें चाहते हुए या ना चाहते हुए अपनी कंपनी को रन करने के तरीकेकारों में शेयर होल्डर की मर्जी को शामिल करना पड़ता है। Is it clear to every student here? बराए मेहरबानी जवाब देने की तकलीफ मतलब तौफीक फरमा ले। सबको क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि तकरीबन लास्ट 2 डिकेड से, 2 डिकेड्स का मतलब ये हो गया कि लास्ट 20 सालों से ये चीज़ हो रही है कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो काम जैसे होना चाहिए
इट इज नॉट व्हाट आई वांट और यू वांट, इट शुड बी द बेस्ट वे इन द कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का वर्किंग एनवायरनमेंट अपना तरीकेकार होता है, अपनी पॉलिसीज होती है, अपने प्रोसीजर्स होती हैं। किसी भी शेयर होल्डर की वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन की वजह से हम उस कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते, उस कल्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ हम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। एक हद तक तो हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं तोड़ सकते। 5 प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर के लिए, जो कि OECD, प्लीज इस एब्रीविएशन को जरा अंडरलाइन कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, इसकी जो है वो फॉलोइंग ड्यूटीज होती हैं। सबसे पहले द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर। अगर किसी का कोई परसेंटेज इन्वॉल्व है, वो परसेंटेज ओनर है, तो उसका क्या राइट्स है, ये किसने डिसाइड कर दिया? ये गवर्निंग बॉडी ने डिसाइड कर दिया है। कौन सी गवर्निंग बॉडी है? OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी अब जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी परसेंटेज के बेसिस के ऊपर उनको हम इक्वली, इक्विटेबल, फेयर एंड जस्ट ट्रीट करेंगे। हम किसी भी शेयर होल्डर को इग्नोर, निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ द शेयर परसेंटेज दे आर होल्डिंग, वी नीड टू ट्रीट देम इक्वली। इक्विटी मीन्स फेयर, जस्टिस। द रोल ऑफ स्टेक होल्डर, अब स्टेक होल्डर जितने भी इंप्लॉइज हैं उनका क्या रोल है, उन्हें क्या काम करना है, ठीक है। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, हम हर साल के आखिर में शेयर होल्डर, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्लीपिंग पार्टनर्स, दे जस्ट इन्वेस्ट और दे बाय द फ्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दे बिकम द शेयर होल्डर। तो हमें क्या करना होता है, वी नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद देम अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, about the financial situation of the organization, the cash inflow के बारे में we have to be very transparent and we do share a complete detailed report with each and every shareholder of the company, ठीक है। आपके घर में भी आपके वालिद ने, आपके बड़ों ने कुछ शेयर परसेंटेज अगर कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो आप ये देखते होंगे साल में एक दफा आपके पास बड़ी डिटेल, मोटी सी, खूबसूरत सी रिपोर्ट आती है जिसके अंदर उस कंपनी की तमाम तर वर्किंग फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स जो हैं वो बहुत डिटेल के अंदर डिस्क्राइब्ड होती हैं, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, दैट इज द डिसीजन मेकर्स ऑफ हाउ द प्रोसेस शुड रन, दैट इज डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी पूछ लो। You have any questions? किसी को कोई सवाल है? प्लीज चैट स्क्रीन पे कर लीजिएगा कोई भी सवाल है तो। ओके, नो क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हम आगे जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है फायदा क्या है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम रिड्यूस को हम रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं, हम रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देख रहे होते हैं, हम कंपनी के फायदे का सोच रहे होते हैं, हम कंपनी के स्टेक होल्डर्स का सोच रहे होते हैं, और हम किसी भी तरीके से स्टेक होल्डर्स के ऊपर कंट्रोल, मॉनिटर, प्लान, ऑर्गेनाइज करके ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पैसा वेस्ट ना हो, कोई किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, so that organization is in any trouble. So we actually take care of the well-being of the organization. तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो हम सब रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ही किसी वजह से ख़त्म हो जाएगी so we won't be having our jobs or positions, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर। इसको जरा सा आप स्किम करें। पहला पॉइंट है दैट इज इम्प्रूव्ड लीडरशिप। देखिए, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर। तो लीडर का मतलब होता है कंट्रोल एंड दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो लीडर्स आर यूजुअली स्ट्रेटेजिक बिजनेस मेकर्स। स्ट्रेटेजिक मींस लॉन्ग टर्म बिजनेस मेकर्स थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आप इफ यू सी द वर्ड इन्फ्लुएंस, लीडर हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, वो इम्पोज नहीं करता है। लीडर बेंचमार्क सेट करता है थ्रू हिज परफॉर्मेंस, थ्रू हिज इनसाइट्स, दैट पीपल ट्रस्ट हिम एंड फॉलो हिम, विलिंगली फॉलो हिम। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई हुई है, नेड्स, NED, नेड्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, because all board members are encouraged to examine board decisions critically. बोर्ड डिसीजन कंसेंसस के साथ लिया जाता है। कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है उसके अंदर तमाम तर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रजामंदी शामिल होती है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से हो गए? ये वो शेयर होल्डर्स हो गए जो कि कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, बट दे हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग of the organization due to the percentage they own in the organization, due to the percentage they own in the organization. Is it clear to every student? कोई सवाल? दूसरे पॉइंट पे जा रही हूं, इनहैंस परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, अगर लीडरशिप की गाइडलाइन के अंदर टीम काम करेगी तो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर हमें फर्क नजर आएगा। ठीक है, दे विल बी मोर इफेक्टिव। परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में लिंक होगा। दे विल बी एक्चुअली गेटिंग द रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो लोग अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका बेंचमार्क ऑफ द परफॉर्मेंस will be high. Improve access to capital markets. It reduces the level of risk as perceived by outsiders, including investors. अब investors को जब ट्रांसपेरेंसी होगी, उन्हें पता होगा कि कैपिटल मार्केट या ओपन मार्केट के अंदर जो है वो ये कंपनी बड़ा ट्रांसपेरेंट है, अच्छा डिविडेंड शेयर करता है, प्रॉफिट शेयरिंग करती है, प्रॉफिट के अंदर है, बैलेंस स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन्ड होगी कि यस इट्स एन कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर लास्ट 5 years, लेट्स से, इफ एज एन एग्जांपल। तो जाहिर सी बात है, ये बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग, दे विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मोर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनहैंस स्टेक होल्डर सपोर्ट बाय शोइंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेक होल्डर के अंदर तमाम तरह आपके सप्लायर्स, तमाम तरह एम्प्लॉइज आ गए। ठीक है, तमाम तरह वेंडर्स आ गए। तो क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, यानी ये कोई छुपा नहीं रहे, कुछ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी क्लियर है। अगर कोई काम गलत हुआ तो किसी भी लेवल पे होगा, वो एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। एंड दे आर एक्चुअली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, they have to contribute a bit about being ethical. What is their social responsibility? They cannot harm the environment in the surrounding. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, enhance the marketability of goods and services. अब हमें मार्केट का मतलब होता है वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केट क्या होता है? टू क्रिएट अवेयरनेस, एंड सेल्स इज टू सेल। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, यूजुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो कहते हैं मार्केटिंग है तो भाई सेल्स की पोजीशन है। नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं। मार्केटिंग इज डिफरेंट देन सेल्स। मार्केटिंग इज यू नीड टू create awareness in the market, you need to position the product onto the customers or clients mind, and sale का मतलब होता है बेचना। अवेयरनेस क्रिएट करने में, एजुकेट करने में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में और बेचने में फर्क है। ठीक है, यूजुअली इन पाकिस्तानी कल्चर वी मिक्स दिस थिंग। हम कहते हैं मार्केटिंग है ना तो बेचने वाला सेल्स पर्सन है, इट्स नॉट दैट।
परफॉर्मेंस वाला बता दें, परफॉर्मेंस इनहांस कैसे होगी? अब्दुल मनान, अच्छा ठीक है, देखो ये एक तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर कोई चीज़ रिपीट करनी होती है चलो खैर है। परफॉर्मेंस किस तरह से इंक्रीज होगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ये यू आर न्यू, हम हमेशा कहते हैं कि कोई रूल बनता है, उस रूल को फॉलो करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए ना बेटा दो तरीके होते हैं। ये तो रोजाना मैं रिपीट टेलीकास्ट करके थक गई हूँ। दो तरीके क्या होते हैं? उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड दे दो। आपके अम्मी अब्बू को आपसे कोई काम करवाना होता है, वो कैसे करवाते हैं? वो यही कहते हैं ना, बेटा तुमने ये काम अचीव कर लिया ना तो हम तुम्हें ये दे देंगे। अक्सर बच्चे मजाक में, मेरी क्लास के बच्चे कह रहे होते हैं मैं कहती हूँ भाई तुम्हारा गोल क्या है, क्या आईसीएमए करने क्यों आए हुए हो? एंड यू वोंट बिलीव, मैं जवाब बताती हूँ आपको, मेरी जो लास्ट 2 क्लासेस के अंदर, बैचेस के अंदर बच्चों ने क्या जवाब दिया? मिस हमारा गोल है कि हमारी शादी हो जाए। तो शादी करने के लिए ना हमें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब के लिए ना हमें सीमा क्वालिफिकेशन चाहिए। यू वोंट बिलीव दैट्स देयर गोल। ठीक है, मैं एम और गोल के ऊपर जब पहला लेक्चर फिजिकल क्लास के अंदर कंडक्ट कर रही होती ना, मेरे सेशंस जो है वो बड़े इंटरैक्टिव होते हैं, ठीक है ना? तो उसके अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्यों अभी मुझसे ये फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें सीमा क्वालिफाई करना है। बट सीमा क्वालिफाई करके क्या करना है? व्हाट इज द मेजर गोल? कहाँ पहुंचना है? डेस्टिनेशन पे जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए तुम्हें? तुम बोलोगे जी मेरा इनकम जो है वो अच्छी हो जाए, मैं एक अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूं। फिर तुम अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करके क्या करोगे? एंड अगर देखो तो दोस किड्स आर राइट, बट क्या हो जाता है, वो सिचुएशन थोड़ी फनी हो जाती है। ठीक है, सो अब क्या है, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। अम्मा अब्बा क्या कहते हैं, बेटा तुम पहले मैट्रिक के अंदर आते हो तो अम्मा अब्बा कहते हैं भाई ए ग्रेड ले आओगे ना तो तुम्हें हम साइकिल दिला देंगे, फोन दिला देंगे, लैपटॉप दिला देंगे। फिर तुम इंटर में आ जाते हो, वो इसी तरह का कोई रिवॉर्ड सेट कर देता है। गेटिंग द पॉइंट? वाई? बिकॉज दे वॉन्ट यू टू स्टे मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल्स। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कैसे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं? उसके अगेंस्ट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम आपको इक्वली कंपनसेट कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम आपको अकाउंटेबल कर रहे हैं। अकाउंटेबल कैसे कर रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं भाई क्या हो गया है, क्यों परफॉर्मेंस सही नहीं है, क्यों नहीं अप टू द मार्क आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रहे हैं, क्या मसला है? ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग दे देंगे, गैप रिमूव कर देंगे। नहीं है तो आपको हम अकाउंटेबल होल्ड करेंगे और फिर हम आपको वार्निंग्स देंगे और फिर हम आपको पनिश भी कर सकते हैं, हम आपको डिसमिस भी कर सकते हैं। ये हम पूरा डिटेल प्रोसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर टू यू, जिस भी स्टूडेंट का सवाल था। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? मेरी प्यारी प्यारी क्लास जो है वो जरा जल्दी जल्दी जवाब मुझे दे दे, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। क्लियर भाई? हाँ शुक्र है, इनको भी, अब्दुल मन्नान साहब को भी क्लियर हो गया। तो कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी? ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके, ओके, प्रिंसिपल्स बेस्ड वर्सेस रूल्स बेस्ड। देखो, बेसिकली प्रिंसिपल बेस्ड जो है वो यूके बेस के अंदर प्रिंसिपल बेस फॉलो हो रहा है, और जो आपका रूल बेस्ड है वो यूएसए के अंदर हो रहा है। अब हम ये दो टाइप के कल्चर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। काइंडली जरा मेरे साथ अपने कान वान खोल के, दिमाग में खोल के, आई नो इट्स अर्ली मॉर्निंग बट मेरी क्लास 9 बजे, इतनी भी कोई अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रही है। जब मैं सुबह 8 बजे उठ के अपनी कैट्स को सब कुछ फीड वीड करके और उसके बाद जो है वो मैं अपना नाश्ता वाश्ता करके जब आके यहाँ पे बैठ सकती हूँ, सो यू ऑल कैन ऑल्सो मैनेज, इट्स नॉट समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और जितना अच्छा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली पॉलिसी रखो। अब पढ़ना है, पेपर देना है दिसंबर में कि नहीं देना है, तो अब टाइम नहीं है आपके पास सोने का। ठीक है, there are two different approaches to the corporate governance principles. Baseline rules based. In the UK there is a principle based approach. UK वाली कौन सा है? Principle based. ठीक है, the UK corporate governance code क्या है? यूके के अंदर जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी कॉर्पोरेट कल्चर है, वो किस किस्म के बेस को फॉलो कर रहे हैं? दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच. While in the USA there is a rule based approach, Sarbanes-Oxley, the rules-based approach will provide a set of rules which must be followed in all circumstances. So these are basically, इसके अंदर समझने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल बेस्ड यूके के अंदर है
और आपका रूल बेस जो है वो यूएसए के अंदर है। साथ में आपके पास द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड एक नाम है यूके के लिए, और सार्बेनिस ऑक्सेले आपके पास यूएसए के लिए एक नाम है। ये नाम एज इट इज जहन में रख लेना, किसी जगह तुम्हारे पास एमसीक्यूज के अंदर ये चीज आ सकती है कि दो ऑप्शन दिए हुए और ऊपर आपसे सवाल लिखा हुआ कि आप यूके बेस्ड लिखा हुआ है या यूएसए बेस्ड लिखा हुआ है कि कौन सी चीज फॉलो होती है और नीचे ऑप्शंस गिवन हो। सो यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दिस। इसमें समझने की कोई कहानी नहीं है। ये बेसिकली सेट रूल्स ऑफ गवर्निंग बॉडीज हैं जिन्होंने रूल्स बना दिए हैं और डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइप के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर गिवन है। A principle-based approach is not a rigid set of rules, but consists of principles which should be followed unless there is any justifiable explanation as to why not. The UK code adopts a comply or explain approach. Comply and explain matlab if you are changing, if you are not complying with the rules and policies, you should have justifiable reason. इसका मतलब है it's not really rigid. There could be flexibilities in the UK based approach. The main principle of the code should be adhered to how some of the previous code may not be followed exactly, providing the departure of can justify and it can be shown that good governance can still be achieved. Good governance के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी कोड के ऊपर फॉलो करते रहें। मे बी वो आपने ऑपरेशन बंद कर दिया, वो प्रोसेस जो है वो डिपार्ट हो गया, सो यू हैव अ जस्टिफाइबल रीजन। अगर जस्टिफाइबल रीजन है, यू डोंट नीड टू फॉलो इट। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इन्होंने एक्सप्लेनेशन आपको यूके की कोड की दी हुई है, दैट वाज प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है तो मुझसे पूछ लो। यूके बेस्ड अप्रोच को उन्होंने बताया है कि यहाँ पर थोड़ी सी लीनियंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप कोई रूल या पॉलिसी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यू शुड हैव अ जस्टिफाइबल रीजन ऑफ डूइंग सो। अगर रीजन जस्टिफाइबल है, यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, विच इज SEP's Code of Corporate Governance, CCG 2012. SEP Code of Corporate Governance, CCG Code of Corporate Governance, CCG 2012. ठीक है, the final version of CCG was issued in 2012. Although it has been enhanced subsequently, the listing regulations require each listed company excuse me, each listed company to state its annual report. अब corporate code of corporate governance CCG 2012 में इन्होंने ये बात बोल दी कि भाई आपने एक एनुअल रिपोर्ट शेयर करनी है जिसके अंदर तमाम तर रेगुलेशंस जो हैं वो लिस्ट डाउन हो। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजों का ख्याल रखना है। हाउ इट हैज अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ सीसीजी, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? देयर माइट बी पॉलिसीज, देयर माइट बी क्लॉजेस। उन क्लॉजेस को, उन कोड्स को आपने कैसे इंप्लीमेंट किया है, कैसे आप फॉलो कर रहे हैं। whether or not it has complied with the provisions of the CCG, that is Code of Corporate Governance। कोड आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कंप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं किसी भी एक कोड को फॉलो थ्रू आउट दी अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? आपका साइकिल होता है, ईयरली, सेमी एनुअली, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो आप डिफाइन करेंगे कि हाँ यहां तक हमने इसको फॉलो किया था, उसके बाद हमने उसको डिपार्ट कर दिया था, हमने वो शट डाउन कर दिया वो यूनिट, तो हम उस चीज को मजीद फॉलो नहीं कर सके या उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। यू हैव टू मेंशन अबाउट द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल है? इसकी डिटेल आगे नीचे मेंशन्ड है,
अब मैं उसे डिस्कस करने जा रही हूँ डायरेक्टर्स लेवल पे लेकर के डायरेक्टर्स की रीमेन्यूरेशन से और रीमेन्यूरेशन ऑफ द कमिटी, ठीक है। फिर रिलेशन विद द शेयर होल्डर्स एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट कमिटी, ये तमाम तर चीजें इसको मिला करके ये एक पूरा प्रोसीजर बनेगा, ठीक है। अभी आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी जब आप ये सारी हेडिंग्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू के प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या थे। डायरेक्टर लेवल पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले लिस्टेड कंपनीज शुड बी लेड बाय इफेक्टिव बोर्ड्स, यानी जो भी कंपनीज हम लिस्ट कर रहे हैं इस गवर्नेंस बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो लीडर होगा, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर यूजुअली नॉट ओनली वन इंडिविजुअल बट ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप should not be that big, 3 से 4 लोगों का ग्रुप इज आइडियल नंबर ऑफ पीपल टू बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है, बिकॉज वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट करा रहे हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनका इफेक्टिव होना इज अ मस्ट। दूसरी बात, बोर्ड शुड बी मेड अप ऑफ अ बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 2 रनिंग करने वाले लोग होंगे एंड 2 लोग सिर्फ शेयर होल्डर्स होंगे, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, दैट इज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। 2 मेंबर्स फॉर एग्जांपल 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो उसके अंदर बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस का मतलब है दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए ताकि शेयर होल्डर की से और रन करने वालों की से दोनों की इक्वली डिसीजन के अंदर, पॉलिसीज के अंदर इक्वल कंसेंसस के साथ हम मूव कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि शेयर होल्डर्स कुछ कह रहे हैं और रनिंग करने वाले डायरेक्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कुछ कह रहे हैं, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन रनिंग द बोर्ड, ठीक है। लाइक चेयरमैन कौन है, चेयर कौन करेगा, सीईओ कौन होगा, जो हमारा इंडिविजुअल है, अनफेटर्ड पावर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल देखें ये हम बहुत क्लियरली बता देते हैं कि सीईओ की पोजीशन, डायरेक्टर की पोजीशन, सीएफओ की पोजीशन, हम ये डिविजन्स जो हैं वो क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डिवाइड कर देते हैं ताकि इस लेवल के ऊपर लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन और कोई इन अदर वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो चार्ट स्क्रीन पे प्लीज बेटा कर लो। फिर हम बात कर रहे हैं टाइमली क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड टू बोर्ड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज, अगर कोई बोर्ड मेंबर रिटायर हो रहा है तो उसको टाइमली ये बताया जाए कि हाँ जी रिटायरमेंट की एज आ गई है, एक्सटेंशन पे जाना है, नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर रहना है या अपने किसी नेक्स्ट ऑफ किन को पोजीशन देनी है। सो दिस इज हाउ इट हैज टू वर्क। फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू द बोर्ड, अगर कोई बंदा जो कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, हायर डायरेक्टर है, परसेंटेज ओनर नहीं है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह जो भी अपॉइंटमेंट होगी दैट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर, ताकि सारे लोगों को पता हो कि उस पोजीशन के ऊपर जो हायरिंग हुई है दैट इज इन अ लीगल लेजिटिमेट थ्रू अ प्रोसेस, वाया प्रोसेस, कोई पर्ची नहीं लगी, किसी के रिश्तेदार को आकर के हमने सीईओ नहीं बना दिया है। क्योंकि लोगों के अंदर बेसिकली अनरेस्ट सिचुएशन आ जाती है कि अगर अब कंपनी में ट्रस्टवर्दी डायरेक्टर्स नहीं है सो दे विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये अनरेस्ट सिचुएशन टर्नओवर को अवॉइड करने के लिए लोगों का, एम्प्लॉइज का जो है वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर री इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स, अगर आप लोगों ने अपने आईसीएमए की, बार काउंसिल की इलेक्शंस देखे हों सो ये सारी पोजीशंस के ऊपर हर 3 से 4 साल के ऊपर इलेक्शंस होते हैं, मेंबर्स वोट करते हैं, थ्रू वोटिंग हम अपने जो भी हम जिस भी काउंसिल को लाना चाह रहे होते हैं उसको हम विन करवाते हैं एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, ताकि कोई एक लॉबिंग या कोई एक डिससेटिस्फैक्शन या कोई ग्रीवेंस का कोई कहीं से भी कोई ताल्लुक ना रहे, ठीक है। क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स टोटल emoluments and are those of the chairman and highest paid director, जो भी इनके अंदर बेसिकली जो है वो डिसीजन मेकर होगा, उस जिसकी हाईएस्ट अथॉरिटी होगी डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज रेशो कि उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, देयर हैज टू बी अ रीजन कि हम उसकी बात क्यों
सुन रहे हैं, सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, सैलरी है, फी है, प्रॉफिट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, तो किसको ज्यादा राइट्स और इख्तियारात दिए जा रहे हैं? यहाँ पर एक वर्ड है एम्यूलिमेंट्स, तो उसका मतलब होता है पे, पर्क्स, एनी बेनिफिट्स गिवन विद द जॉब। ठीक है, विद द पोजीशन। अब हम पॉइंट नंबर 2 के ऊपर मूव कर रहे हैं। आई होप डायरेक्टर्स का पार्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज आस्क मी नाउ, बिकॉज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग। If you have any question, please ask me now. कोई सवाल नहीं किसी बच्चे को? सीरियसली? ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट हेडिंग पे जा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग। अच्छा, अब डायरेक्टर्स की रिमेन्यूरेशन, रिमेन्यूरेशन का मतलब होता है उनकी सैलरी, उनकी पे। A clear policy on directors' remuneration and detail of each director's remuneration stated in the annual report. किसकी कितनी सैलरी है, ये हमें ट्रांसपेरेंट रखना होता है। किस लेवल के ऊपर क्या पेमेंट दी जा रहे हैं, किसको क्या पर्क्स दिए जा रहे हैं। पर्क्स मींस बेनिफिट्स, तो ये हम क्लियरली रिपोर्ट के ऊपर मेंशन करते हैं। अब्दुल मनान, आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड हादिया इवन बेटा लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। व्हाट यू एक्सपेक्ट कि लास्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स टोटल एमॉलमेंट्स का मतलब है पे, पे और एनी बेनिफिट, एंड दोज ऑफ द चेयरमैन एंड द हाईएस्ट पेड डायरेक्टर, यानी हर डायरेक्टर की कितनी पे है ये पता होनी चाहिए, और कौन चेयरपर्सन होगा डिपार्टमेंट का, कौन जो है वो हाईएस्ट पेड डायरेक्टर होगा, ये भी पता होना चाहिए। मन्नान, आपका सवाल मैंने बहुत क्लियरली ये बता दिया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज आ रहा है, वो एक डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, वो जो है उसका आना जाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब है इफ आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, being the owner, I'm the part of the board of directors, but I don't hold any position or I don't have any involvement in the running of the organization. That is when I am the non-executive director. I am the director, but I don't come to the organization. I don't run the organization. Is it clear? और कुछ चीजें जब नहीं समझ में आ रही होती तो थोड़ा सा गूगल भी करा करो। अगर मेरे लेक्चर के अंदर ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, वैसे दीज आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रादर देन आस्किंग मी टू रिपीट द होल थिंग, क्योंकि अभी मैं आगे चली गई थी और मेरा फोकस चेंज हो गया था थोड़ा सा। एक तो तुम लोग लेट, आई डोंट नो, मे बी चैट स्क्रीन का प्रॉब्लम है कि मैं वेट भी कर रही हूँ कि हाँ कोई क्वेश्चन उस वक्त कर लो, तो शायद मैं रिपीट करने में मुझे प्रॉब्लम। अब ये हो रहा है कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट रीड करना स्टार्ट कर दिया, आपके क्वेश्चंस आ गए, बट दैट्स ओके। अगर गूगल का भी ऑप्शन है, रिपीट करके लेक्चर को भी सुन सकते हो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बट दैट्स ओके। कर लिया सवाल, क्लियर है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में फर्क और लास्ट पॉइंट, दोनों चीजें क्लियर हैं? मैं आगे बढ़ जाऊं? अब जवाब नहीं आ रहा है बच्चों तुम लोगों का, फिर स्लो। ओके, गुड। अच्छा बच्चों, आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दीज डायरेक्टर्स रिमेन्यूरेशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं, इनको, ये 4 पॉइंट्स को रीड करो। और कोई सवाल आता है ना तो मुझसे चैट स्क्रीन पे करो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं रीड कर रही ना तो तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तुम इसको खुद रीड करो।
इन पॉइंट्स को, और कोई सवाल किसी एक पॉइंट में तो मुझे पॉइंट नंबर के साथ पूछो। डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन के ये 4 पॉइंट्स आप रीड कर लो प्लीज, ठीक है? एंड आस्क मी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, थ्रो इट ऑन द चैट स्क्रीन। कोई क्वेश्चन है? पॉइंट 4, ऑलराइट नूर खान, आई एम रिपीटिंग पॉइंट 4। अच्छा जी, पॉइंट 4 को अगर हम देखते हैं तो पॉइंट 4 कह रहा है पार्ट ऑफ रिम्यूनरेशन टू बी परफॉर्मेंस रिलेटेड एज एन इंसेंटिव टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा, हम हमेशा कह रहे होते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी उसके काम के हिसाब से तय की जाती है, जितना उससे काम लेंगे उसकी उतनी सैलरी होगी, ठीक है? तो दिस गोज सेम फॉर द डायरेक्टर्स एज वेल, कि अगर किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है सो हम उसका परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल करेंगे। हम उसके पर्क्स, उसके फायदे, उसके बेनिफिट्स, उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी एंड इवन ग्रॉस सैलरी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बेस्ड होगा, कैसे इंक्रीमेंट होगा, उसको हम किस तरह से इंसेंटिव देंगे, कितना इंसेंटिव देना है, सो दैट कहीं पर भी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नूर खान? ओके, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। रिमेन्यूरेशन के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं इनको प्लीज गो थ्रू कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट्स में हो तो मुझसे पूछो। मैं पॉइंट्स रीड कर रही हूं तो तुम लोग गो थ्रू नहीं कर रहे हो और फिर वही वही पॉइंट्स दोबारा दोबारा रिपीट करने पड़ रहे हैं। सो आई वांट यू टू डू द रीडिंग योर ओन सेल्फ। रिमेन्यूरेशन कमेटी के अंदर क्या है? मेड अप होली ऑफ इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये रिमेन्यूरेशन कमेटी है, ये लोगों की सैलरी तय करती है। लोगों की सैलरी तय करने में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब है ये वो लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, आउटसाइड। इनका डिसीजन मेकिंग के अंदर तो अमल दखल है, बट ये लोग ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है। They are not related, they are not dependent on any other thing in the within the organization. Is it clear? दूसरा पॉइंट, objectively determine executive remuneration and individual package for each executive director। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं कि हर डायरेक्टर की क्या वर्किंग है और उसका क्या पैकेज होना चाहिए, उसके काम के हिसाब से ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा होता है, नॉट फॉर देयर पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, नॉट फॉर एनी अदर डिटेल सब्जेक्टिव इश्यूज, बट ऑब्जेक्टिव किसका क्या पर्पस है, किसका क्या वर्किंग है, उसके ऊपर होता है। कोई कंफ्यूजन?
ऑलराइट, पॉइंट 1 के अंदर हम बात कर रहे हैं मेड अप ऑफ होली ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। देखो बेटा, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर कौन होता है? ये वो डायरेक्टर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जा नहीं रहा होता है। ये परसेंटेज होल्डर है, ये रन नहीं कर रहा होता ऑर्गेनाइजेशन, ये शेयर होल्डर है। ठीक है, मतलब इसकी कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका कोई फेवरेट नहीं होगा, उसको वो एक न्यूट्रल इंडिविजुअल होगा। तो इस न्यूट्रल इंडिविजुअल जो है, ये मिलके डायरेक्टर्स की सैलरी डिसाइड करते हैं ताकि हर चीज फेयर हो। ठीक है, इन्होंने जो वर्ड इंडिपेंडेंट का यूज किया, बेसिकली दैट्स न्यूट्रल, उसका कोई डिपेंडेंसी किसी चीज के ऊपर नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? एनोनिमस अटेंडी, anonymous, is it clear to you? ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस विद शेयर होल्डर्स, एंड देन हम अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट कमेटी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन विद शेयर होल्डर्स। अच्छा, शेयर होल्डर्स के अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर कौन है? इन्वेस्टर है, जिसने परसेंटेज शेयर इन्वेस्ट की हुई है। अब इनसे कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? ताल्लुकात बेसिकली विदाउट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने थोड़ी देर पहले और हम अभी ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें एनुअल रिपोर्ट शेयर करनी होती है, हमें अपना प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, ताकि ये क्या है, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, शेयरिंग द रिपोर्ट्स, डिटेल रिपोर्ट्स पीरियोडिकली, ठीक है, is actually in a way communicating with the investors. कम्युनिकेशन विद प्राइवेट इन्वेस्टर्स थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग। हम नॉट ओनली के रिपोर्ट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, हम एनुअल जनरल मीटिंग की भी इनविटेशन अपने प्राइवेट शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स को हम प्राइवेट शेयर होल्डर्स को हम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इनवाइट कर रहे होते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू देम कि वो आए या ना आए। वो अगर नहीं आते तो उनसे हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी शेयर करते हैं, अगर वो आते तो भी उनसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर किए जाते हैं, और नहीं आते तो भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक रिलेशन विद शेयर होल्डर्स के अंदर? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो डोंट रेज योर हैंड, एक्चुअली आई प्रेफर हैविंग अ क्वेश्चन ऑन टू द चैट स्क्रीन। हैंड रेस करने से आई एम नॉट क्लियर विद द क्वेश्चन के प्रॉब्लम है क्या, या क्या सवाल पूछना चाह रहे हो। व्हेन यू राइट Q&A के विंडो के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर विंडो है, एंड यू कैन राइट योर क्वेश्चन देयर एंड आई विल बी आंसरिंग इट राइट देयर। So that is the basically way we entertain the questions of the students, and it's equally good as if you are having or sitting in the physical classes. ठीक है, कोई सवाल अगर है तो बेटा मुझसे पूछ लो। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? पक्की बात है। देखो, फिजिकल क्लासेस बंद हुई है ना, तो ये बच्चे आना शुरू हो गए। जिन बच्चों ने आज काफी अरसे बाद या पहली क्लास ले रहे हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, सच्ची सच्ची बता दो। Aruj Fatma, you've been taking my classes, क्लास अटेंड करते आए हो आप बेटा? या मुझे क्योंकि दो चार लोगों के नाम तो याद हैं। मनान, आप तो शायद पहली दफा आए हो, समझ आ रहा है? पक्की बात है? फिजिकल क्लासेस में थे आप? एंड आर यू ट्राइंग टू गिव द अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट का पेपर देना चाह रहे हो आप? थोड़ा सा मुझे भी पता, मैं इसलिए सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ ताकि व्हाट्सएप पे तो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बट यहाँ पे जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनके ऊपर फोकस होना ज्यादा जरूरी है। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। तैयारी कितनी है? नो मैम, मार्च में देना है। ओके, दैट्स गुड। मार्च में देना है तो बहुत टाइम है बेटा, आराम से पढ़ो।
It's my first class, but understanding. All right, that's good, Bilal. चले जी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा फ्रेश करना भी ज़रूरी होता है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, सो प्रॉबेबली मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा हाल अहवाल पता किया जाए। या मैम कितना कोर्स हुआ है? आसिम खान क्यों पूछ रहे हो कितना कोर्स हुआ है? आप अभी जो मैं कोर्स का अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही थी, वर यू देयर? Alright, Aruj, Asim and Bilal. See there, these are the new students. अच्छा, तुम लोगों ने घबराने की ज़रूरत नहीं है. और yes, Asim, I can see that there are few students who are new. बेटा फिर मैं जो हूँ वो रिपीट करूँगी. रिपीट इस तरीके से करूँगी कि आप लोगों का 70 to 80% कोर्स कवर हो चुका है. स्टीफन पी रॉबिन्स की पूरी बुक कवर हम कर चुके हैं और आपके पास तमाम तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो चैप्टर वाइज हम सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे हैं. ठीक है. वी डू हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसके ऊपर हमने स्लाइड्स शेयर कर दी हैं. हमने स्टीफन पी रॉबिन्स की पीडीएफ बुक शेयर कर दी है. अच्छा, अगर आप में से स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर ऐड कर दें तो अपने नंबर जो है वो चैट स्क्रीन पे लिखो. आई डोंट नो वेदर आई एम द एडमिन और नॉट, बट मैं एडमिन से रिक्वेस्ट कर दूंगी कि मुझे एडमिन बना दे तो आई कैन ऐड यू ऑन द ग्रुप if you want, if you guys are interested. That's perfectly your own discretion. ठीक है. हम 70 to 80% कोर्स कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर कोई घबराने की बात नहीं है. उसकी वजह यह है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर क्लास के अवेलेबल हैं पोर्टल के ऊपर. 0346. ऑलराइट, वेट करो आसिम, मैं तुम्हारा नंबर नोट कर रही हूँ. देखो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चलेंगी कौन सा बच्चा क्या है? तुम लोग खुद भी कुछ बोला करो बेटा. 03464320 339. दिस इज आसिम खान. ठीक है. anyone else who wants to be there on the group, who is yet not there actually on the group? Ma'am, I'm taking classes from August and also added in the group. All right, that's good, Manan. That's really good. तो फिर तो तुम्हारा कोर्स कवर तुम्हें भी पता है फिर कि हमने कोर्स तकरीबन 80% हो गया है. इफ यू सी कोर्स आउटलाइन देखो, उससे मैच करो. जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर नहीं देखो, खुद देखो. एंड टेल मी योर ओन सेल्फ कि व्हाट डू यू थिंक, हो गया 80% कोर्स कवर या नहीं हुआ है? पक्की पक्की बात बताओ. मैं तो, मेरे तो लग रहा है कि 2 मरतबा हो चुका है ऑलरेडी. अब तीसरी दफा हम करने जा रहे हैं. कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट के जहन में है तो बेटा सवाल कर लो. और जो लोग पहली क्लास ले रहे हैं, मुझे थोड़ा सा गुस्सा ही आ रहा है कि पहली क्लास क्यों ले रहे हैं. लाइक व्हाट वर यू डूइंग अर्लियर? क्यों नहीं ली पहले क्लासेस? अच्छा जी, खैर उनकी कोई, मे बी दे वर टेकिंग फिजिकल क्लासेस. दैट्स ओके. यस, 80% हो गया है पर तैयारी नहीं हुई है. मनान, तैयारी का मतलब तुम क्या मतलब है? मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो कि वो नारियल फटेगा, वो पंडित साहब जो वो मुहूर्त निकालेंगे, फिर तुम तैयारी करना शुरू करोगे? ऐसे तो फिर कभी भी तैयारी नहीं होगी. डोंट टेक दीज क्लासेस फॉर ग्रांटेड. आप साथ के साथ पढ़ो, तैयारी हो जाएगी, निकालो, खत्म करो. बिलाल खान, ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ. ऑलराइट, अपना नंबर दो बिलाल, यहाँ पर चैट स्क्रीन पे. मैं देखूंगी अगर मैं एडमिन हुई तो आई विल ऐड यू ऑन द ग्रुप, एल्स आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट द एडमिन. अजवर है, इज़ाम है, 2-3 बच्चे हैं, उनको आपका नंबर भेज दूंगी, वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में. मुझे बताओ नंबर दो बिलाल अपना, तो मैं तुम्हें ग्रुप पे ऐड कर दूंगी. यहीं पे चैट स्क्रीन पे लिख के दो. सी, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा ग्रुप पर है कौन नहीं है? मटेरियल कैसे शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है? दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रुप पे भी मैं बहुत ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंट आप के साथ इंटरेक्टिव रहती हूँ.
सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी देयर ऑन द ग्रुप. तो नाम नंबर दे दो बिलाल अपना, तुम यहाँ पर चैट स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर टाइप करके लिख दो बेटा. सो आई विल एड यू. Sameer Khatak Sahab, you have raised your hand. Beta, raising the hand is actually not the solution. कोई बात आपने करनी है, सो व्हाट यू कैन डू, आपके पास एक इस विंडो आ रही होगी, उसके ऊपर Q&A सेशन लिखा हुआ होगा. यस, आई विल बी कवरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट कमिटी टुडे. लेकिन इससे पहले मैं चाह रही थी तुम लोगों से थोड़ा सा क्वेश्चंस लेना. बिलाल, आपका नंबर आ गया है, आई एम नोटिंग इट डाउन. ठीक है. द सेकंड पर्सन इज 03482694816. That is Bilal Khan. So we will be adding you inshallah hopefully on the group. If there is any other student, please bata do so that it's good for you. राफिया, कोई और ग्रुप नहीं है, यही ग्रुप है जिस ग्रुप पे आप ऐड हो और उसी के ऊपर आप चैट करके लिख रही हो. कौन सा ग्रुप? और कोई ग्रुप है? तुम्हें क्या हमारी बुक और स्लाइड्स नहीं मिलती हैं? ऑन ऑफ नोटिफिकेशन नहीं आ रही होती है? वेलकम बिलाल. अच्छा जी, नाउ मूविंग बैक. समीर, आपको भी ऐड करवा देते हैं जी ग्रुप में. आपका भी नंबर आ गया है. समीर है, समीर खटक है. All right, I'm just noting your number and name as well so that there is no problem later on. The 033-290-14468. राफिया, यहीं पे चैट कर लो, यहीं पे पूछ लेती. तुम ग्रुप पे क्यों मैसेज कर रही हो? अब वहां पे भी जो लोग नहीं आए ना क्लास में वो भी परेशान हो जाएंगे, क्या हो रहा है. आज की क्लास 11 बजे तक है बेटा. अभी पहले तो ये टॉपिक करने जा रहे हैं. वापस बैक टू द टॉपिक. नईम साहब, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है, ये एक तरीके से समझ लो बीच में तुम लोगों को ब्रेक दे दी क्योंकि तुम लोग काफी, और मैं भी सच्ची बात है बोलते बोलते बोलते. अच्छा जी, वापस आते बोल तो खैर मैं भी रही हूँ. अच्छा, अब हमने रिलेशंस विद शेयर होल्डर कर लिया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग द हेडिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी. तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी देखें जी, आपके पास पेज नंबर 121 के ऊपर है ये अकाउंटेबिलिटी. जहां पे मेरा कर्सर है यहां पर हम हैं. अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या है? बोर्ड responsible for maintaining a sound system of internal control through audit committee. Audit committee, audit का मतलब होता है जो काम जैसे होना चाहिए आप वैसे ही कर रहे हैं. ये इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है, ताकि आपका जो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, वो कहीं पर भी कोई फ्रॉड की गुंजाइश ना हो. कंप्लायंस थॉरली मेंटेन करने के लिए हमारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एक ऑडिट कमेटी ओवरव्यू कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है, गवर्न कर रही होती है. बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड अंडरस्टैंडेबल एंड बैलेंस असेसमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट. यानी इस वक्त कंपनी की फाइनल पोजीशन क्या है और फ्यूचर में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो सकती है. प्रोस्पेक्ट का मतलब है फ्यूचर, where the company is standing and where it could go in the future. ये जिम्मेदारी किसकी है? ये अकाउंटेबिलिटी भी किसकी है? ये अकाउंटेबिलिटी भी बोर्ड की जिम्मेदारी है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब ही यही होता है कि उन्होंने काम करना, उन्होंने डिसीजंस लेने. इंटरनल ऑडिटर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये एक्सटर्नल ऑडिटर आपसे सवाल उठा सकता है, यहाँ पर इस चीज को ऐसे सॉल्व कर लो. मसले मसाइल हैं जिसको हम इंटरनल तौर पे हल कर लेते हैं ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा तो उसको ये सारे प्रॉब्लम्स नजर नहीं आए. वी डोंट वांट टू हैव अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं मेहमद बेटा, इस तरह की वीडियो क्लिप्स ग्रुप के ऊपर शेयर ना करें. वी हैव द ग्रुप फॉर हैविंग discussion with respect to the topic even only.
ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ओनली। तो ये जो डांस क्यूट वीडियो है अच्छी है, मगर अगर फिजिकल क्लास होती तो तुमसे मैं करवाती, फिक्र ही ना करते तुम। बट क्योंकि अभी फिजिकल क्लास नहीं है ना, तो ये सारे ग्रुप के ऊपर बच्चे बच्चियां होते हैं ना, वो फिर किसी को कोई शिकायत हो जाए तो थोड़ा सा बिहेव करते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ फिजिकल क्लास में, तुमसे पूरा एक सेशन रखवा लेते हैं। और तुम ऐसे नंबर वाले गाने होंगे, तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। अच्छा, वैसे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अकाउंटेबिलिटी का। प्लीज बी विथ मी। Through an audit committee setting up formal and transparent procedure to consider how to apply financial reporting and internal control principle। बेसिकली वही पॉइंट जो ऊपर बात की जा रही है उनको तीसरे पॉइंट के अंदर रिपीट किया जा रहा है कि ये कमिटी जो है ये एक फॉर्मल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हुई, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करती हुई एक कमिटी है जिसका काम होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर तकरीबन तमाम तर अकाउंट रिसीवेबल, बैड डेब्ट्स, अकाउंट पेएबल, पैसा किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, हर चीज की रिपोर्टिंग मौजूद होती है। Why it is important? It is very much important to control the internal principles, internal flow of the money। किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी होती भी है तो हम उसको अपने एंड पे रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगले को जो बाहर एक्सटर्नल ऑडिटर आए उसके 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 ऑडिट करने से पहले हम सारी चीजों को मेंटेन कर लें, बुक कीपिंग कर लें सही तरीके से। जहां जहां ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम सही तरीके से करके रखें। यहां तक कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? बच्चों सवाल नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बात करो ताकि अकाउंटेबिलिटी भी करें। मोहम्मद नईम, यू आर सेइंग समथिंग, कुछ पूछा तुमने? यस मैम। मैम जी बेटा पूछिए। मोहम्मद नईम कोई सवाल करना चाह रहे हो बेटा? आपने पूछा है आज की क्लास 11 बजे तक होगी। बेटा देखो मैंने 9 से 11 का स्लॉट तो फिक्स किया है, लेकिन कभी कभी क्योंकि ये थ्योरी है ना, जैसे हो सकता है कि आज मैं 5 मिनट के अंदर ये क्लास खत्म कर दूं, क्योंकि मैं ये ऑडिट कमेटी करूंगी। अब ये देखिए 5 मिनट में होता है, 10 मिनट में होता है, 15 मिनट में होता है, दिस डिपेंड्स। होता ये है, मैंने क्लास के टाइमिंग्स 2 घंटे के रखे हैं, बट फिजिकल क्लास के अंदर क्योंकि आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, 2 घंटे पता भी नहीं चलते। ऑनलाइन क्लास के अंदर क्या होता है, मैं बोलती रहती हूँ, तुम लोग सुनते रहते हो, तो सुनने की भी एक कैपेसिटी होती है। थ्योरी है ये, इसमें नंबर का कोई काम नहीं है, कोई माइंड आपका फ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इसकी आपकी रिटेंशन एक हद तक होती है, उससे ज्यादा आप रिटेन नहीं कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, और ना मेरे अंदर बोलने की सलाहियत होती है। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है ना? सो लेट्स सी हाउ वी कवर द कोर्स। बट अगर कोई सवाल है तो कर लो। एक आखिरी पार्ट आज का रह गया है, दैट इज ऑडिट कमिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के अंदर के पास है तो वो प्लीज क्वेश्चन मुझसे अभी के अभी कर ले। फिर ऑडिट कमेटी को आज का लास्ट टॉपिक होगा, जो मैंने काफी पहले भी अनाउंस कर दिया था कि आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी को मैं डिस्कस करने जा रही हूं। उससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर लो। नो क्वेश्चंस? नूर खान, इज इट क्लियर टू यू? सब क्लियर है आपको बेटा? अच्छा जी, ओके दैट्स गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं ऑडिट कमेटी के ऊपर। ऑडिट कमेटी के अंदर बेसिकली ऑडिट यूजुअली कौन होते हैं, हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं कि ऑडिट वो लोग करें जो कि कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। हम कभी नहीं चाहते हैं कि चाहे कोई भी कमेटी हो, रिमेन्यूरेशन कमेटी हो या ऑडिट कमेटी हो, वी नेवर प्रेफर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वो बायसनेस कर सकते हैं, वो चीजों के गलत चीजों की ट्रांजैक्शंस को छुपाने का रोल प्ले कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू बी वेरी फेयर, इन ऑर्डर टू मेंटेन फेयरनेस एंड इंडिपेंडेंस, हम ऑडिट कमेटी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पिक करते हैं कि जिसका पैसा लगा हुआ है ना, उसको पता होना चाहिए कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है। तो ऑडिटर डायरेक्ट नॉन एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिपोर्ट करेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा।
हैव फॉर्मल टर्म्स ऑफ रेफरेंस। फॉर्मल टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, हमारे पास हर काम को करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। मीट एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, और हर क्वार्टर के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन आए, यानी आप देखिए कि साल में वो कितनी दफा आएगा, 3 दफा आ जाएगा अगर एवरी क्वार्टर पे वो विजिट कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर क्या होता है, हर तीसरे महीने वो विजिट कर रहा है तो साल में 4 दफा आ जाएगा। ठीक है, सो 4 टाइम्स विजिट अगर कोई भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा है तो उसको वो बायसनेस नहीं कर सकता, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो यू कैन सी कि एक इंसान जो कि रोजाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है वो किसी भी तरीके से चीजों के लूप होल्स को छुपा सकता है, वो किसी भी किस्म का फ्रॉड कर सकता है, वो किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, वो किसी भी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ सकता है। और जो इंसान कभी कभी आ रहा है, वंस इन अ ब्लू मून, जिसको कि हम ये कह रहे होते हैं कि लाइक एवरी हर तीसरे महीने पे एक दफा, सो मींस 4 टाइम्स इन अ ईयर। सो आप ये देखें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट तो एक तरीके से है ही नहीं ना प्रोसेस फ्लो के अंदर, सो ही विल बी ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट, वो पॉलिसीज रूल्स को फॉलो करेगा रादर देन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग या किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एटलीस्ट वंस अ ईयर हैव अ मीटिंग विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, और साल में एक दफा जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो वो उसके साथ मिनिमम मिनिमम साल में एक दफा मीटिंग करे, ताकि उसको भी ये पता चले कि एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिपोर्ट थी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये काम किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वर्किंग इंडिविजुअल, रनिंग इंडिविजुअल के सामने ना करे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रन हो रही है इसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये नहीं चाहेगा कि ये इंफॉर्मेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंचे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। रेकमेंड अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड सेट ऑडिट फी आफ्टर डिस्कशन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर। हम एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल फर्म्स को पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं टू डू ऑडिट फॉर अस, और ये ऑडिट फर्म्स जो हैं वो हमें ऑन एंड ऑफ कभी कभी चेंज कर देनी चाहिए। ठीक है, यू कैन गो ऑन टू द रिकॉर्डिंग। मोहम्मद नईम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, 2% चार्जिंग है, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे भी तकरीबन समझ लें, आई कैन नॉट से कि मैं 11 o'clock तक, जैसे ये पॉइंट खत्म होगा आई विल बी एंडिंग अप द क्लास। ठीक है, लेट मी कवर इट। अब हम बात करते हैं रिव्यू इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम्स एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हम एक्सटर्नल ऑडिटर, फॉर एग्जांपल हमने फर्गुसन्स को दे दिया, डिलॉयटे को दे दिया है अपनी कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर, हमने उनकी फीस रख दी कि आप ये कंपनी को ऑडिट करके दे दो और ये फीस है आपकी, ये चार्जेस ले लो। लेकिन इसके साथ साथ हमें इंटरनल ऑडिटर की भी सारी वर्किंग के ऊपर, सारी रिपोर्ट के ऊपर नजर रखनी होती है। वाई? ताकि हमें ये पता चल जाए कि इंटरनल ऑडिटर कहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ मिलके कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। कीप नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स अंडर रिव्यू। हमें एक्सटर्नल ऑडिटर की हर एक एक चीज के ऊपर आय रखनी चाहिए, रिव्यू रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। अगर हम उस वक्त कोई डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वी शुड कीप एवरीथिंग इन माइंड so that we don't end up missing out any important thing which can actually incur a loss. यहां तक ही मैं आज की क्लास रखूंगी। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लो। If you have any question, please ask me now.
कोई सवाल किसी स्टूडेंट को है तो पूछ लो। काफी सारी हेडिंग्स हो गई हैं, मैं इससे ज्यादा लेके जाना प्रेफर नहीं करूंगी। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। मोहम्मद नईम, आपका फोन बंद होने वाला है, टेंशन ना लो, क्लास ही बंद हो रही है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में आप सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वी विल बी कीपिंग टुडेस क्लास टिल हियर। सी यू ऑल इंशाल्लाह टुमारो सेम टाइम एट 9 o'clock। और इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह कल खत्म करते हैं, कोशिश होगी खत्म करते, देखते हैं। अगली क्लास में चला जाएगा तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।